हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एचके स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने सॉलिड स्टेट यूनिट 1 स्टार्ट कर रखा था। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। इसमें लेक्चर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो गए थे। आज अपन लेक्चर 8 पढ़ने वाले हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने 3 प्रैक्टिस सेट भी आपको सोल्व करवा दिए थे। 1 से लेकर 3 प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा दिए थे। 3 हिंदी मीडियम के हैं और 3 इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, इस तरह से आज अपन लेक्चर 8 पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपन सेशन को शुरू करते हैं। मैं एक छोटी सी बात और बता दूं आप लोगों को, ये प्रैक्टिस सेट करना, सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के पैटर्न को सीखना जरूरी है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। जो प्रैक्टिस सेट 3 डाला था मैंने, वो वही डाला था जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। कुछ दिन बाद में अब सीबीएसई बोर्ड के भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आए हुए हैं क्वेश्चन हैं, उनका प्रैक्टिस सेट मैं अलग से डालने वाला हूँ। अभी आप आरबीसी बोर्ड की कीजिए। ठीक है, ये आरबीसी बोर्ड वाले भी कम लेवल के नहीं है क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको, अच्छे लेवल के हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी यूज़फुल होंगे ये। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी के अपन सेशन को शुरू करते हैं। कॉर्नर में एक हेडिंग देखो, क्या लिखी हुई है? इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शंस और या डिफेक्ट कैसे आते हैं, इस तरह से। ये लेक्चर 8 अपना, मैं फिर से हेडिंग डाल रहा हूँ। imperfections or defects in solids। ये आज के टॉपिक की हेडिंग है अपनी। एक सेकेंड, ये हेडिंग है साहब। और ये और इम्परफेक्शन एंड डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। देखिए, अपन चीज़ों को समझते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अकॉर्डिंग टू, पहले मतलब अपन इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स की डेफिनेशन बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा सा आप 2 मिनट मेरा साथ दें, मैं आपको ये डेफिनेशन सिखाने वाला हूँ कि इम्परफेक्शन सॉलिड्स में क्या होता है और डिफेक्ट सॉलिड्स में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स ध्यान देना एक बार। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है कि 0 केल्विन पर, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो सॉलिड्स के कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक, सॉलिड्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, कौन से टेम्परेचर पर? मेरी बात ध्यान से सुनना। थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि 0 केल्विन पर या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सॉलिड्स के कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। या फिर अपन इस बात को दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि सॉलिड्स की जो ज्योमेट्री होती है वो परफेक्टली रेगुलर होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स की डेफिनेशन निकालने वाली यहाँ से परफेक्टली रेगुलर होती है। अपन 2 बातें बोल सकते हैं यहाँ पर। तो देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि सॉलिड्स की जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड्स, वो परफेक्टली रेगुलर होती है। अगर मान लो अपन टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, जरा समझे, इस टेम्परेचर को अपन इंक्रीज कर दें तो ये सॉलिड्स की जो ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। या परफेक्टली जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, जो परफेक्टली अरेंज्ड हैं, ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, सो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा
और इनके जो परफेक्टली रेगुलर ज्योमेट्री वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो। इस डिस्टरबेंस को, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस डिस्टरबेंस को अपन डिफेक्ट बोलते हैं या इम्परफेक्शंस बोलते हैं। इम्परफेक्शन, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन बोलते हैं। मेरी बात आपके बात जो मैंने क्या कहा वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के सॉलिड्स के जो परफेक्टली अरेंजमेंट है, इसके अंदर अगर डिस्टरबेंस आ जाए तो उसी डिस्टरबेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, इम्परफेक्शंस बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोल रहे हैं सॉलिड्स के अंदर, ठीक है ना। इस तरह से चलिए मैं इसके रिगार्डिंग एक डेफिनेशन लिखता हूँ। चलिए अपन डेफिनेशन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको। कांस्टेंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के अंदर डिस्टरबेंस आ जाना चाहिए और उसी डिस्टरबेंस को अपन क्या बोलने वाले हैं, चलिए यस यस शुरू करते हैं अपन डेफिनेशन। एनी डिपार्चर, डिपार्चर यानी डिस्टरबेंस ही एक तरह से। देखिए एनी डिपार्चर और डेविएशन, अपन डिपार्चर को डेविएशन भी बोल सकते हैं, एक तरह से इनका मतलब डिस्टरबेंस ही है। हाँ, एनी डिपार्चर या डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट, फ्रॉम perfectly ordered arrangement of the constituent of the constituent particle in the crystal is known as imperfections or defects. Imperfections और डिफेक्ट्स, चीज़ों को समझे आप। यहाँ पर क्या लिखा गया है, एनी डिपार्चर या डेविएशन मतलब डिस्टर्बेंस से ही मतलब है, परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट, कांस्टेंट पार्टिकल का जो परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट था उसके अंदर क्या आ जाए, डेविएशन आ जाए या डिपार्चर आ जाए उसके अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल के परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में अगर डिपार्चर आ जाए, डेविएशन आ जाए तो उसी को अपन इम्परफेक्शन या डिफेक्ट बोलेंगे। चलिए अगली लाइन में आपको समझाना चाहता हूं कि ये डिफेक्ट इम्परफेक्शन कैसे डिराइव्ड होते हैं, सॉलिड्स में आ कैसे जाते हैं, तो इसकी वजह बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे उसको समझा रहा चाहूंगा आपको। देखिए जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान देना, सॉलिड पार्टिकल इनमें जस्ट अ वेट, जो सॉलिड्स होते हैं इनमें परफेक्टली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब जरा समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लो कोई मोल्टन स्टेट के अंदर सॉलिड है और इसका अपन क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे हैं इसका, ठीक है। सॉलिड्स हैं, इनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का क्या होता है, परफेक्टली अरेंजमेंट होता है। अब मोल्टन स्टेट के अंदर मान लो कोई सॉलिड है, इसका अपन क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन तीन टाइप से हो सकता है, तीन रेट में, या तो बिल्कुल फास्ट रेट में हो, या मॉडरेट रेट में हो, या फिर स्लो हो। अब एक छोटी सी बात और सुनना, सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के लिए इनको एक सफिशिएंट टाइम की ज़रूरत होती है,
मतलब इनको टाइम मिलना चाहिए धीरे धीरे एडजस्ट होने के लिए एक दूसरे के पास पास। मेरी बात ध्यान से सुनना, सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको बिल्कुल परफेक्टली अरेंज होने के लिए टाइम चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड है, या एक सफिशियंट टाइम चाहिए। अगर वो टाइम नहीं मिल पाता तो इनके अरेंजमेंट में डेविएशन आ जाता है, डिपार्चर आ जाता है। ठीक है, और इस डेविएशन डिपार्चर को अपन क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शंस बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं इनको। आ रही है बात समझ में? वापस से सुनो मैंने क्या क्या कहा अभी, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे अपन? सॉलिड्स के अंदर परफेक्टली अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का। पहली चीज, अगर मान लो कोई सॉलिड मोल्टन स्टेट में है और अपन उसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कूल कर रहे हैं उसको, टेम्परेचर कम कर रहे हैं उसको, अभी मान लो टेम्परेचर अधिक भी कर सकता है, कम कर रहे हैं, तो इसका क्रिस्टलाइजेशन तेजी से भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैं उनको परफेक्टली अरेंज होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड चाहिए, टाइम चाहिए उनको, सफिशिएंट टाइम चाहिए। अगर ये सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाए तो इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में क्या हो जाता है? डेविएशन आ जाता है, डिपार्चर आ जाता है। कैसे? जैसे मान लो बीच में से ये वाला पार्टिकल गायब ही हो जाए, मिले ही नहीं, खाली जगह हो जाए और आगे पार्टिकल अरेंज होने लग जाए। जैसे मान लो ऐसे पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर बीच में खाली जगह आ गई, फिर ये आ गया, फिर आ गया, फिर आगे देखो इधर पार्टिकल आ रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल आ रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ पार्टिकल आना छूट गया और फिर नीचे से पार्टिकल आना शुरू हो गए। तो देखो बीच में जगह खाली छूट गई ना। अगर तेजी से इनका अरेंजमेंट होगा तो बीच में स्पेस छूटने का डर रहेगा। ठीक है, तो डेविएशन आ गया और इसी डेविएशन को क्या बोलते हैं अपन? इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो ये जो सफिशिएंट टाइम, इनको स्लो रेट में ही मिल पाता है, ये सफिशिएंट टाइम स्लो रेट में ही। अगर आप मॉडरेट और फास्ट करवाओगे इनका क्रिस्टलाइजेशन, मॉडरेट या फास्ट रेट से करवाओगे तो इनमें क्या है कि डेविएशन आने का डर रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, डेविएशन आने की, डिफेक्ट आने की प्रॉब्लम, डिपार्चर होने की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, इसलिए सॉलिड्स का जो क्रिस्टलाइजेशन है वो स्लो रेट से होना चाहिए। फास्ट या मॉडरेट रेट से होगा तो उनमें क्या हो जाएगा? डिपार्चर आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा, और उस डिपार्चर डेविएशन को अपन क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स बोलते हैं। राइट, तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। ये थोड़ा थ्योरी का टॉपिक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप क्लासरूम में अपने टीचर से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस और मिल जाएगा आपको। मेरी एक कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की, एक सुटेबल नोट्स तैयार करवाने की, फिर उसके बाद में आप अपने क्लासरूम के टीचर से भी पढ़ सकते हैं आगे। चलिए अपन लिखना शुरू करते हैं। देखो इसके लिए क्या नोट्स लिख रहे हैं। देखो सॉलिड्स में डिफेक्ट्स कैसे अराइजेज होते हैं, उसके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ मैं। द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, द डिफेक्ट्स इन द, एक सेकेंड, द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल आर अराइजेज, arises when crystallization, when when crystallization take place at fast, at the fast or moderate रेट्स। अगर फास्ट या मॉडरेट रेट में होगा तो डिफेक्ट्स अराइजेस हो सकते हैं रेट्स, बिकॉज, अब देखो इसका रीजन देखो ऐसा क्यों होता है। बिकॉज द कांस्टेंट पार्टिकल डज नॉट, द कॉन्स्टिट्यूएंट particles does not
does not get sufficient time to arrange arrange in perfectly order. परफेक्टली ऑर्डर। अब देखो चीज़ों को समझना फिर से मैं क्या कह रहा हूँ। डिफेक्ट्स अराइजेज होंगे कब? जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा फास्ट या मॉडरेट रेट से। ठीक है, मेरी बात सुनो वापस से देखो, ये डिफेक्ट्स हैं या अराइजेज होंगे कब होंगे? जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा किस रेट से? फास्ट या मॉडरेट से। बिकॉज कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉट गेट सफिशियंट टाइम, सफिशियंट टाइम, यहाँ पे टाइम हो रहेगा, लिखना छूट गया थोड़ा। सफिशियंट टाइम टू, थोड़ा सा अरेंज करता हूँ मैं इसको, वापस से लाइन थोड़ा चेंज हो गई है। सफिशियंट टाइम टू अरेंज इन परफेक्टली ऑर्डर। अगर उनको अरेंज होने के लिए सफिशियंट टाइम नहीं मिलता है तो डिफेक्ट्स अराइजेज हो जाएंगे इनमें। ठीक है, इस तरह से। चलिए अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे। देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लो कोई सॉलिड इस तरह से है, ये परफेक्टली अरेंज्ड है, इस तरह से परफेक्टली अरेंज्ड है, मान लो कोई सॉलिड। अब 0 केल्विन या -270 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे तो इनको हीट मिलेगी, इनको एनर्जी मिलेगी इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को, और ये क्या करेंगे, यहाँ से निकल करके दूर भाग जाएंगे तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी। मान लो ये वाला पार्टिकल हीट टेम्परेचर को गेन करके इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और यहाँ से निकल करके वो दूसरी जगह निकल करके चला जाएगा, यहाँ से मान लो दूसरी जगह चला गया तो यहाँ पर देखो जगह स्पेस खाली हो गया, तो इसको डेविएशन आ गया। पहले बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर था, वो एटम टू एटम या कॉन्स्टेंट पार्टिकल टू पार्टिकल अरेंज थे बिल्कुल। अब बीच में स्पेस आ गया है तो इसको अपन डिपार्चर बोलेंगे, डेविएशन बोलेंगे, और इस डेविएशन से क्या होगा, डिफेक्ट्स अराइजेज हो जाएंगे। तो ये टेम्परेचर की वजह से हुआ है ना, इसलिए बोलेंगे जितने भी डिफेक्ट होते हैं वो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट होते हैं, सब टेम्परेचर की वजह से होता है। चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो फिर ठंडा कर दो, कूल कर दो, या फिर कम हो तो ज़्यादा कर दो, जैसा भी है। मतलब जितने भी डिफेक्ट आएंगे सॉलिड्स के अंदर वो सब किसकी वजह से होंगे, और टेम्परेचर की वजह से होंगे। इसलिए जितने भी डिफेक्ट हैं वो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट होते हैं। ये भी लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक लाइन और अरेंज करते हैं नोट्स में। ऑल डिफेक्ट्स आर all defects are called thermodynamic defect, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। ठीक है, ये डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं इसके लिए भी मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं ये। देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, 2 टाइप के होते हैं। देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं। एक आता है पॉइंट डिफेक्ट और एक आता है लाइन डिफेक्ट। दोनों को समझना अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। तो देखो एक लाइन खींच करके पहले समझाता हूँ इन चीज़ों को यहाँ पर। एक आता है पॉइंट डिफेक्ट और एक आता है लाइन डिफेक्ट, दोनों को समझना। देखिए जैसे मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और इस तरह से अरेंज है ये, लाइक दिस, इस तरह से ये अरेंज है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यह है कि किसी पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, किसी पॉइंट या फिर एटम
के अराउंड अगर किसी पॉइंट या एटम के अराउंड डेविएशन आ जाता है, जैसे मान लो ये एटम है और एक पॉइंट भी बोल सकते हैं एटम को, इसके अराउंड अगर डेविएशन आता है, इनके अरेंजमेंट में डेविएशन आता है, तो उसे बोलेंगे अपन पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, किसी पॉइंट या एटम के, जैसे मान लो ये पॉइंट है या एटम भी बोल सकते हैं इसको, इसके अराउंड अगर डेविएशन आता है तो उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। और अगर मान लो पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाता है, जैसे इस पूरी लाइक दिस, इस पूरी लाइन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, कंप्लीट इस लाइन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, तो उसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है, एक एटम के अराउंड डिफेक्ट आएगा तो पॉइंट डिफेक्ट, और पूरी लाइन में डिफेक्ट आएगा तो लाइन डिफेक्ट। तो चलिए इन दोनों के लिए भी अ, अपन नोट्स कॉपी में लाइन अरेंज करते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो थ्योरी का टॉपिक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, इसी तरह से पढ़ाया जाएगा इसको। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पार्ट बना लेते हैं इनके, जैसे स्मॉल ए पॉइंट डिफेक्ट। चलिए इसके लिए लिखते हैं व्हेन द डेविएशन आर when the deviation or irregularities when the deviation or irregularities exits from ideal arrangement around a point R, an atom in a crystalline solid then just wait, then it is known as point defect। पॉइंट डिफेक्ट, देखो चीज़ों को समझना फिर से। क्रिस्टलाइन सोलिडी में जो डेविएशन है या इरेगुलेटरीज हैं, डेविएशन या इरेगुलेटरीज किसमें आर्डर अरेंजमेंट में आ जाए, अगर किसी क्रिस्टलाइन सोलिड के अंदर जो डेविएशन है वो किस में आ जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आइडियल अरेंजमेंट के अंदर अराउंड ए पॉइंट और एटम, किसी पॉइंट के और एटम के अराउंड अगर आइडियल अरेंजमेंट के अंदर डेविएशन आ जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे उसको। ठीक है, इसी तरह से देखो लाइन डिफेक्ट क्या होगा, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या चीज़ होता है इसको समझे एक बार, जरा समझे लाइन डिफेक्ट को। डेविएशन एक लाइन के अराउंड होगा when the deviation from the ideal when the deviation from the ideal arrangement exits in the entire row of lattice point
एक लैटिस, हाँ, एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट, then it is known as, just a bit, then it is known as line defect. देखिए ज़रा समझो, जो डेविएशन आएगा वो किस में आएगा, आइडियल अरेंजमेंट के अंदर, किस में आएगा, एंटायर रो में, कंप्लीट रो के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे अपन, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक, इस तरह से अगर एक एटम के अराउंड आता है या एक पॉइंट के अराउंड आता है तो पॉइंट डिफेक्ट, और कंप्लीट लाइन में है तो लाइन डिफेक्ट। अपने सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे अपन अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, 12th के स्टैंडर्ड में केवल पॉइंट डिफेक्ट दे रखा है। चलिए तो आगे बात करेंगे अपन पॉइंट डिफेक्ट के लिए। पॉइंट डिफेक्ट को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चलिए मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को तो फर्स्ट लिखेंगे अपन, वेट, स्टोइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक आता नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वाला नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। वेट करें एक बार, डिफेक्ट्स। और थर्ड आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, इस तरह से ये आपके डिफेक्ट है। ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थोड़ा सा यहीं पे समझे कि जो आपका जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है इसको फिर 4 टाइप में डिवाइड करते हैं अपन, 4 टाइप्स। ठीक है, अब इसके 4 टाइप कौन कौन से होंगे उनको एक बार समझेंगे आप लोग। इसके 4 टाइप कौन कौन से होंगे जरा समझो। फर्स्ट टाइप है इसका वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड टाइप है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड है शॉर्ट की डिफेक्ट। ये थोड़ा स्पेलिंग है ना, शॉर्ट की डिफेक्ट वाला थोड़ा अजीब सा है, इसमें डबल टी के वाई आता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, ध्यान रखिएगा इस बात का। और फोर्थ आता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट आता है, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। दो टाइप में। अब इसके टाइप कौन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये थोड़ा स्पेलिंग वापस से देख लेना एक बार, कई बार लिखने में हो जाता है। डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इस तरह से। उसके बाद में अपन इम्पेरेटिव। अब देखो अपन वन बाय वन इनको तैयार करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो अपन पहले अपन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट पढ़ेंगे, ये कंप्लीट, फिर नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट पढ़ेंगे, फिर इम्पेरेटिव डिफेक्ट पढ़ेंगे, फिर सॉलिड्स के जो डिफेक्ट होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अपन को जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ना, उसको क्लियर करना है। स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट और इम्पेरेटिव डिफेक्ट, इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालते हैं स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसको क्लियर करते हैं। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या चीज़ होते हैं उसको समझेंगे एक बार। और ज़रा समझें, वापस से हेडिंग डाल रहे हैं अपन। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ये अपनी हेडिंग डल गई साहब। ठीक है, अब स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है वो कैसे कंपाउंड में मिलता है वो देखिए आप। ऐसे कंपाउंड जिनमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो सेम होता है, जिन कंपाउंड में कैटाइन और एनाइन, देखो ऐसे कंपाउंड जिनमें कैटाइन का और एनाइन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है, उन कंपाउंड्स के अंदर जो भी डिफेक्ट आएंगे उनको अपन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। मेरी बात फिर से सुनना, ऐसे कंपाउंड जिनमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो इक्वल होता है हमेशा, उन कंपाउंड में जो भी डिफेक्ट आएंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब आप सोच रहे सर कैसे इसको देखो, इसको डिफाइन करते हैं अपन। मान लो अपने पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से आप कर सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं। ठीक है, यस, इस तरह का। बताइए इसमें कितने कैटाइन हैं। देखो इसमें 6 तो हैं कैटाइन। हाँ एक देखना, ये तो है कैटाइन का और ये लिख रहा हूँ मैं एनाइन। इसमें 6 तो कैटाइन है और 6 एनाइन है। अब देखिए इसमें डिफेक्ट्स पैदा करते हैं। मान लो मैंने यहाँ से इस पॉजिटिव को हटा दिया है, यहाँ से मिस कर दिया इस पॉजिटिव को, और यहाँ से इस नेगेटिव को हटा दिया है, तो डिफेक्ट देखो। अब डिफेक्ट आने के बाद में ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, जैसे मैं इसकी जगह रेड ग्रीन जगह दिखा रहा हूँ, येलो खाली जगह हो गई है ये। और बाकी देखो ये माइनस था, ये प्लस और ये माइनस, इसमें माइनस प्लस, इसकी जगह मैं ग्रीन कलर का गोला बना रहा हूँ, खाली जगह है, ये डिफेक्ट आया हुआ है यहाँ पर, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए इस जगह पे डिफेक्ट आया और इस जगह पे डिफेक्ट आया, दोनों को ग्रीन कलर से दिखा दिया। अब बताओ मुझे इसमें कैटायन और एनाइन का अगर रेशियो निकालें आप वापस से, तो इसमें 5 तो कैटायन रह गए और 5 एनाइन रह गए, तो जो कैटायन और एनाइन है उसका रेशियो तो अभी भी इक्वल है। यहाँ पर भी कैटायन और एनाइन का रेशियो इक्वल आ रहा है, यहाँ पर भी कैटायन और एनाइन का रेशियो इक्वल आ रहा है। मैं मानता हूँ इस बात को कि यहाँ से एक कैटायन और एक एनाइन बाहर निकल गया है, क्रिस्टल लेटिस से बाहर चला गया है, लेकिन कैटायन और एनाइन का रेशियो तो इक्वल रह गया है ना, अभी भी एक एक कम हो गए इस तरह से। तो रेशियो जब तक इक्वल रहेगा तब तक कंपाउंड को अपन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे, और स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट्स आएंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। तो इसमें डिफेक्ट तो आया है, दो जगह दो लेटिस साइड वैकेंट हो गई हैं, एक लेटिस साइड ये वैकेंट हो गई है, एक लेटिस साइड ये वैकेंट है, डिफेक्ट तो आ गया है, लेकिन कंपाउंड स्टैक्योमेट्रिक अभी भी। अच्छा स्टोमेट्रिक कंपाउंड किसको बोलता है, जिसके अंदर कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। दोज कंपाउंड जिनके अंदर कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, उनको स्टोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं।
तो अभी भी ये भी स्टॉइकियोमेट्रिक कंपाउंड होगा क्योंकि केटाइन और एनायन का रेशियो इक्वल है। ये भी स्टॉइकियोमेट्रिक कंपाउंड होगा क्योंकि केटाइन और एनायन का रेशियो इक्वल है। जब तक केटाइन और एनायन का रेशियो इक्वल रहेगा तब तक कंपाउंड को स्टॉइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। और स्टॉइकियोमेट्रिक कंपाउंड के अंदर जो डिफेक्ट आ जाएंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अपन कुछ लाइंस अरेंज करते हैं। इसके लिए कुछ लाइंस अरेंज करते हैं एक बार। चलिए, दोज डिफेक्ट इन विच दोज डिफेक्ट्स in which the ratio of cations to anions remains same. Those defects in which the ratio of cations to anions remains same, जिन डिफेक्ट्स में केटाइन और एनायन का रेशियो रिमेन सेम होता है और उनमें उनको स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल देंगे अपन। तो देखो लाइन को अभी आगे बढ़ाएंगे अपन। द डिफेक्ट्स इन विच द रेशियो ऑफ cations to anions remains same as represented by molecular formula, as represented by molecular formula। जैसा मोलिकुलर फॉर्मूला में होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी मोलिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर उनमें केटाइन और एनायन का रेशियो है सेम होता है तो उन डिफेक्ट्स को अपन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला। तो इसके लिए दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर known as wait this type of defect are known as स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए कैटाइन, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट्स, ऐसे डिफेक्ट जिनमें कैटाइन का और एनाइन का जो रेशियो है वो रिमेन्स सेम हो। किस तरह से? जैसा मोलिकुलर फॉर्मूले में देखा दे रखा है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को अपन क्या बोलेंगे? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। इन डिफेक्ट्स को एक नाम और दिया गया है, इनको अपन इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट तो क्या सभी को बोलेंगे, इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। तो देखो लिख रहे हैं अपन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक अच्छे से देख लेना, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। चलिए, इनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। ये बात हो गई है। तो ये स्टैग्मेट्रिक डिफेक्ट है। अब देखिए स्टैग्मेट्रिक डिफेक्ट को अपन 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आपने पहले देख लिया, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके लिए भी अपने एक लाइन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। दीज डिफेक्ट आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। These defects are of the following types। जरा समझाओ। चलिए, फॉलोइंग टाइप्स में पहला टाइप लेंगे अपन, वैकेंसी डिफेक्ट के लिए लेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट।
चलिए, ये आपका फर्स्ट टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट। इसके लिए देखो, ज़रा चीज़ों को समझो, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप करना चाहो तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में बना लेना, पहले चीज़ों को समझ लो आप। जैसे मान लो आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो अरेंज है इस क्रिस्टल के अंदर, इस तरह से अरेंज है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर क्या किया गया कि ये सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, मैं इसकी जगह हटा देता हूँ और यहाँ पर एक वैकेंसी लगा देता हूँ येलो ग्रीन कलर से। यहाँ वैकेंसी है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल रिमूव हो गया यहाँ से। एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को मैं और हटा देता हूँ, येलो मान लो, यहाँ से ये हो गया रिमूव, यानी दो कॉन्स्टेंट पार्टिकल यहाँ से मिस हो गए हैं। तो कुछ लेटिस साइट, जैसे मान लो जहाँ पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल आता है उनको अपन लेटिस साइट बोलते हैं। देखो बातों को समझो, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स सॉलिड्स के अंदर जहाँ पर भी अरेंज होता, ऑक्यूपाई करता है, उसको अपन लेटिस साइट बोलते हैं। ऐसा अपन ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया था उसको, लेटिस साइट मतलब कॉन्स्टेंट पार्टिकल लेटिस साइट पे आते हैं। ये लेक्चर वन या टू में ही पढ़ लिया था अपन ने, लेटिस साइट बोलते हैं। तो कुछ लेटिस साइट्स क्या हो जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं। ठीक है, मिसिंग हो जाएगी मतलब कॉन्स्टेंट पार्टिकल वहाँ से चला जाएगा। तो जहाँ से कॉन्स्टेंट पार्टिकल चला जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वैकेंसी बोलेंगे उसको। ठीक है, इस तरह से ये एक तरह से क्या है, वैकेंसी है, इसको अपन वैकेंसी बोलेंगे। ये वैकेंसी आपकी। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कुछ लेटिस साइड से चले जाएंगे, मिस हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का जो डिफेक्ट अराइज हो रहा है, इसी डिफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। चलिए देखो, मैं नोट्स लिखता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, मैं नोट्स लिखता हूँ, अभी सारी चीज़ें समझ आ जाएगी आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ। चलिए फर्स्ट लाइन लिखते हैं नोट्स में। हाँ, ये डायग्राम भी, ये फिगर इसका है, वैकेंसी डिफेक्ट का है। कुछ वैकेंसी आ गई, कुछ लेटिस साइड खाली हो गई हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए, हाँ, पहली लाइन लिख रहा हूँ मैं, वैन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, वैन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड्स कर दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सम ऑफ द लेटिस साइड्स, some of the lattice sites are vacant, are vacant, then then मैं जो लाइन लिख रहा हूँ फोकस करें आप, then such defects is known as vacancy defect, is known as vacancy defect। देखिए लाइन को समझे एक बार फिर से, when in crystalline solid some of the lattice sides, कुछ लेटिस साइड वैकेंट हो जाएगी, तो वैकेंट हो जाएगी तो इस ऐसे डिफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। कुछ लेटिस साइड वैकेंट हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो वैकेंसी साइड खाली जगह हो जाएगी वो उसको एम्प्टी स्पेस से दिखाते हैं, खाली जगह से दिखाते हैं। यहाँ पर जगह बिल्कुल खाली है, जो मैंने ग्रीन कलर का ये बॉक्स बना रखा है, ये जगह खाली है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल नहीं है, एम्प्टी स्पेस से दिखाते हैं। और इस एम्प्टी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, वैकेंसी बोलते हैं। तो एक लाइन और लिख रहा हूँ मैं इसके लिए, वैकेंसी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज represented by empty space, empty space is called, it's called vacancy।
वैकेंसी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात को समझें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, डी इज इक्वल टू, डेंसिटी के लिए एक छोटी सी बात करेंगे, डी इज इक्वल टू एम बाई बी होता है। यहाँ से लेटिसाइड बन रही है ग्रीन कलर में, देखो ये ये खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है जहाँ पर पार्टिकल नहीं है अब। तो यहाँ पर इस क्रिस्टल लेटिस का मास कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं यहाँ से। तो इसका मास कम हो जाएगा, मास कम होते ही डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल लेटिस की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि क्रिस्टल लेटिस में पार्टिकल यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो क्रिस्टल लेटिस का मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं एक लाइन इसके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिस डिफेक्ट डिक्रीजेज, दिस डिफेक्ट decreases density of the crystal, density of the crystal, डेंसिटी हो, क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी इससे, क्योंकि मास डिक्रीज हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये डिफेक्ट कहाँ मिलता है, कौन से कंपाउंड में मिलता है। तो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये वाला डिफेक्ट अनआयनिक कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इसको तो हटाते हैं, फिर एक लाइन और लिखते हैं। ये डिफेक्ट अनआयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, तो लिखेंगे दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन ओनली, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज shown only by non ionic solids, non ionic सॉलिड्स, नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलता है ये। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट हुआ, इसका डायग्राम आप बनाए रखा है इस तरह से। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट कंप्लीट हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होने का। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर, एक सेकेंड, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर यहाँ से थोड़ा सा और समझा रहा हूँ। ये वाला वैकेंसी जनरेट हो गई है, यहाँ पर वैकेंसी जनरेट हो गई है, पार्टिकल यहाँ से इस क्रिस्टल लेटिस से निकल करके बाहर चले गए हैं, कुछ लेटिसाइट वैकेंट हो गई है, और लेटिसाइट वैकेंट होने से यहाँ पर एक वैकेंसी जनरेट हुई है, और इस वैकेंसी के कारण इसको क्या बोला गया है, वैकेंसी डिफेक्ट बोला गया है। डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इसको एम्प्टी स्पेस से दिखाते हैं, उस एम्प्टी स्पेस को अपन वैकेंसी कहते हैं। ठीक, चलिए ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मैं आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में बताता हूँ, सेकंड वाला डिफेक्ट। चलिए सेकंड डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जरा समझो, देखो क्या होता है, इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझना फिर अपन आगे बात करेंगे। आप नोट्स कॉपी में डायग्राम शुरू में भी बना सकते हो, बाद में बना सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि डायग्राम कहाँ बनाना है। थोड़ा सा और देखें इसको, जरा समझें। ये डायग्राम बना रहा हूँ एक, देखो यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे ये कांस्टेंट पार्टिकल एक ये है, एक ये है, और ये है।
इस तरह के ये कांस्टेंट पार्टिकल्स, आप गोले बिल्कुल गोल बना लेना, मतलब स्फेयर्स को आप बिल्कुल राउंड अप कर लेना आप। ये मैं थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूँ, या ये समझो कि मुझसे ऐसे ही बन रहे हैं। अब जरा समझो, अगर मान लो ये एक क्रिस्टल लेटिस है, बिल्कुल परफेक्टली अरेंज अभी, सब देखो सब पार्टिकल अपनी जगह है, और ये बीच बीच में इनके क्या खाली जगह है, ये इन पार्टिकल्स की, इन खाली जगह के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाए, जैसे मान लो मैंने एक पार्टिकल तो ये बना दिया और एक पार्टिकल ये बना दिया, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गए, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल भी डिफेक्ट डिराइव करते हैं, जनरेट करते हैं। एक्स्ट्रा पार्टिकल भी नहीं होनी चाहिए, पार्टिकल उतनी होनी चाहिए जितना कैटायन एनायन का रेशियो हो। अब यहाँ पर एक साथ दो पार्टिकल आए हैं, तो जैसे मान लो 10 कैटायन थे, 10 एनायन थे, अब एक साथ दो आ गए, एक कैटायन एक एनायन, तो स्टैइकियोमेट्री तो अभी भी मेंटेन है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं कैटायन और एनायन। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए हैं, तो इस एक्स्ट्रा पार्टिकल आने से एक डिफेक्ट जनरेट होता है, उस डिफेक्ट को बोलते हैं अपन इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अच्छा, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्यों बोलते हैं? इन पार्टिकल के बीच में ये जो जगह होती है ना, ये वाली जगह, ऐसी जगह इन पार्टिकल्स के बीच में, इसको इंटरस्टेशियल बोला जाता है। इस जगह को, इस वैकेंट स्पेस को इंटरस्टेशियल बोला जाता है, और इस इंटरस्टेशियल के अंदर कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उसे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक, तो मैं एक लाइन भी लिख रहा हूँ यहाँ पर इन दोनों के लिए। कुछ इस तरह से अपन एक लाइन लिख सकते हैं, इंटरस्टेशियल पार्टिकल सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इन इंटरस्टेशियल साइड्स। इंटरस्टेशियल साइड्स पे एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए हैं, और इस एक्स्ट्रा पार्टिकल के कारण जो डिफेक्ट डिराइव्ड होगा, उस डिफेक्ट को बोलेंगे अपन इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट बोलेंगे इसको अपन। ठीक है, चलिए इसके लिए अपन कुछ नोट्स में लाइन्स अरेंज करते हैं इस तरह से। व्हेन इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए हैं, ध्यान रखना। इस अब लाइन लिखूंगा, उससे सब कुछ समझ आ जाएगा। व्हेन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हेन इन क्रिस्टलाइन solids, some extra particles, जिनको अपन एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी बोल सकते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टेशियल साइट, in the interstitial sites, then this effect is known as, then this effect is known as interstitial defect। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए हैं इंटरस्टिशियल साइट पे, एक्स्ट्रा पार्टिकल आने से इंटरस्टिशियल साइट पे एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए, और उसके आने से जो डिफेक्ट जनरेट हुआ, उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं अपन। आप मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात और समझे, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे D इज इक्वल टू M/V। अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल क्रिस्टल लेटिस में आ जाएंगे तो मास इंक्रीज कर जाएगा, मास इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए एक लाइन लिखते हैं अपन, फिर से एक लाइन लिखते हैं, दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, दिस डिफेक्ट वेट दिस डिफेक्ट increases
डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मास इंक्रीज हो जाता है एक्स्ट्रा पार्टिकल आने से क्रिस्टल का। ठीक, राइट। चलिए अगले, ये वाला इफेक्ट कौन से कंपाउंड में मिलता है, तो वही लाइन लिखेंगे, अनआयोनिक सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो दिस डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डिफेक्ट is shown by only shown shown by only non, just एक सेकेंड, नॉन आयोनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है। बस ये वाला इंटरेस्टल साइड के लिए भी कंप्लीट हो गया है। तो 2 डिफेक्ट कंप्लीट हो गए हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ आपसे, उनका आप मेरे को उसको मतलब ब्रीफ में रिवीजन करते हैं अपन। देखिए ध्यान देना एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अपन को 3 टाइप के डिफेक्ट देखने हैं। पहला डिफेक्ट है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें 4 डिफेक्ट पढ़ेंगे अपन, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें से ये 2 अपन पढ़ चुके हैं। अब शॉर्ट के और फ्रैंकल और पढ़ने हैं, फिर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक में आएंगे। ठीक, तो इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक ऑल्सो।